बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 7 डेट चैप्टर इज़ ब्रांच अकाउंट स्टार्ट किया है। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 8 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस प्रॉब्लम नंबर 7 से ये बिल्कुल मिलती जुलती है। तो आप स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आपका जो कंसेप्ट है ना वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपने क्वेश्चन नंबर 8 को रीडिंग करने से पहले ना, जब भी आपने पेपर में क्वेश्चन करना है स्पेशली ब्रांच अकाउंट का, तो अपने आप को फ़र्ज़ कर लेना है आपने कि आप हेड ऑफिस हो और जिसका भी आप अकाउंट बना रहे हो वो आपकी ब्रांच है। तमाम एक्सपेंडिचर्स आपके हैं, आपने किए हैं, आपके बिहाफ पर हुए हैं ब्रांच की तरफ से, और तमाम इनकम्स जो ब्रांच को एक ईयर के अंदर इकट्ठी हुई हैं वो डायरेक्टली आपकी हैं और आपको सबमिट करवाई जाएंगी ब्रांच की तरफ से। ओके। और फिर इस क्वेश्चन में आपने ये भी अपने माइंड में रखना है कि जब भी आप परफॉर्मा बनाएंगे यानी कि फॉर्मेट बनाएंगे ब्रांच अकाउंट का, तो डेबिट साइड के अंदर आप क्या लिखेंगे, तमाम एक्सपेंडिचर्स, ओपनिंग एसेट्स, और क्रेडिट साइड पर आप लिखेंगे तमाम इनकम्स जो हेड ऑफिस की होंगी और लाइबिलिटीज़ और क्लोजिंग एसेट्स। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। और इसके अलावा हम क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं और फिर आपको मैं अंदर से ना मज़ीद चीज़ें ना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। बुक हम यूज़ कर रहे हैं सुहेल अफजल साहब की, चाहे न्यू एडिशन है चाहे ओल्ड एडिशन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें क्वेश्चन की स्टडी करते हैं यानी कि रीडिंग करते हैं। अ हेड ऑफिस इन कोहाट हैज़ अ ब्रांच ऑफ लाला मूसा टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय द हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस प्लस 25%। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको वो क्या कह रहा है, नीचे तो वो देखे ना लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग आपने क्या बनाना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है। तो यहाँ तक तो पहले समझिए ना, हेड ऑफिस क्या है। यहाँ पर ना मैं आपको बताऊँ 90% जो स्टूडेंट्स हैं ना वो गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, वो कुहाट को ना ब्रांच समझ लेते हैं और लाला मूसा को हेड ऑफिस समझ लेते हैं। भाई, बात को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर हुआ ये है कि उसने उसने हेड ऑफिस का भी बता दिया कि वो कहाँ पर किस सिटी के अंदर है और ब्रांच का भी बता दिया कि वो कहाँ पर किस सिटी के अंदर है। तो हेड ऑफिस जो है वो है कुहाट और ब्रांच जो है वो है लाला मूसा। तो इसका मतलब है जो आप ब्रांच अकाउंट यानी कि ये लाला मूसा का जो अकाउंट बनेगा, मेन इट मीन आई मीन टू से कि ये बनेगा ब्रांच अकाउंट जो बनेगा, तो तमाम के तमाम एक्सपेंडिचर्स और इनकम किसके हैं, कुहाट के हैं। अंडरस्टैंड करें बात को। और आगे उसने लिखा हुआ है कॉस्ट प्लस 25%। यानी कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, कॉस्ट प्लस 33 1 ओवर 3 था। ठीक है ना। तो इसमें 25% है। 25% मीन्स क्या, कि अगर एक चीज ये कुहाट 1000 रुपए की इसने बनाई थी ना, तो उसमें ना 25 रुपए, चलें हम पीछे वाली एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं ताकि आप अगर मेरी वीडियोस तरतीब से सुन रहे हैं तो आपको अंदाजा हो। तो उसने कुहाड़ ने क्या किया, अगर 1000 रुपए की उसने एक चीज खुद बनाई है ना, तो उसने इस लाला मूसा ब्रांच को ना 1500 की वो दी है। उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके, और लाला मूसा ब्रांच को नहीं बताया उसने। और लाला मूसा ब्रांच को यही उसने शो करवाया है कि ये जो चीज़ बनी हुई है वो 1500 की ही बनी हुई है, जो भी चीज़ वो सेंड करे, जो भी चीज़ वो सेंड करे। ओके। और लाला मूसा ब्रांच को ये इंस्ट्रक्शन थी कि वो आगे इसको चाहे 1600 की बेचे, 1700 की बेचे, 18 19 या 2000 की बेच दे। ओके। अब सर, फ़र्क क्या पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन जब ना साल ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये कोहाट जो हेड ऑफिस है ना, ये अपना इस ब्रांच के रिलेटेड यानी कि लाला मूसा ब्रांच के रिलेटेड जब अपना प्रॉफिट या लॉस देखेगा ना, तो याद रखना जितनी भी चीज़ें उसने ड्यूरिंग द ईयर सेंड की होंगी या उसका स्टॉक होगा ना, उसको इसने 1500 के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करनी, अदरवाइज इसका प्रॉफिट कम शो होगा। इस कुहाट हेड ऑफिस ने ये समझना कि मैंने एक्चुअल में जो चीज़ जितने की बनाई थी वो बनाई थी 1000 की, एक चीज़ बनाई थी जो उसको पड़ी थी, जिसकी कॉस्ट उसके पास आई थी 1000। तो इसने क्या करना है, हर चीज़ के अंदर से वो जो 500 रुपया इसने ऐड करके लाला मूसा ब्रांच को चीज़ें सेंड की थी ना, वो 500 रुपया हर चीज़ में से इसने माइनस करना है। क्यों?
फिर इसके पास आएगा एक्चुअल में प्रॉफिट के इस कोहार्ट को, हेड ऑफिस को ये पता चलेगा कि मुझे, अब मैं देखता हूँ कि मुझे एक्चुअल में कितना गेन हुआ है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? आई होप सो आप अंडरस्टैंड करेंगे। मजीद चीज़ें ना सोल्यूशन के अंदर डिस्कस करेंगे। अब नीचे देखें, सबसे पहले जल्दी से, अब बहुत बात होगी, नीचे जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टॉक दिया हुआ है आपको ओपनिंग 1/1/2010। देखें 2010 की जगह आपकी बुक में 2017 हो सकता है, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऑलमोस्ट हर चैप्टर में, हर क्वेश्चन में ये बात कहता हूँ। सिर्फ आप स्टूडेंट्स कहीं कन्फ्यूज़ मत हो जाओ इस वजह से। अमाउंट क्या है, 12,500। ओपनिंग डेटर्स दिए हुए हैं 1/1/2010, कितने हैं, 12,000। गुड्स इनवाइज्ड टू कुहार्ड, ये कितने हैं, ये है 40,000। अच्छा, ओपनिंग जो स्टॉक है उसके सामने भी आगे ना इनवाइस लिखा हुआ है। तो अंदर मेरी बात को अंडरस्टैंड करना है, ये इनवाइस जो उसने दिया ना, वो कहता है वो माइनस करो, 25% जो है ना वो माइनस कर लेनी है। जब इसको हार्ट ने देखना है ना कि मुझे प्रॉफिट हुआ है और एक्चुअल प्रॉफिट मेरा कितना हुआ है, तो उसने इसको, हर चीज़ों को ना, अपनी चीज़ों को कॉस्ट प्राइस पर लेकर आना है। यानी कि जो हमारी अज्यूम की हुई बात के अकॉर्डिंगली हम 1,000 की चीज़ें बनाई थी, लेकिन दी थी लाला मूसा ब्रांच को 1500 की, ठीक है, तो वो 1000 पर उसने हर चीज़ को लेके आना है। तो ये इनवाइस का ये मतलब है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 में ये वर्ड नहीं था यूज़ किया, तो वो वर्ड यूज़ कर भी लेना तो उसका मतलब वही है। अच्छा, अब ना बात को अंडरस्टैंड करें। बात को अंडरस्टैंड आपने इस तरह करनी है कि ये जो गुड्स इनवाइस्ड है ना टू कोहार्ट, ये है गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस होता था ना, गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस, ये था ना कि वो जितनी भी चीज़ें सेंड की जाती हैं हेड ऑफिस की तरफ से ब्रांच को, तो ये वो है, ये डेबिट साइड पर आएगा, कहाँ पर, ब्रांच अकाउंट बनाते वक्त। और ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर भी डेबिट साइड पर आते हैं। अब इसके आगे देखते हैं ज़रा, और आगे की तरफ ना मूव ऑन करते हैं। अब आगे लिखा हुआ है रिमिटेंस टू कुहार्ट, इसके आगे अंदर है कैश सिर्फ 16,000। ये भी आपको पता है क्रेडिट साइड पर आती है। इनकम है किसकी, हेड ऑफिस कुहार्ट की। फिर इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कितना, 29,500। ये भी कैश है, इनकम है किसकी, कुहार्ट की। डेटर्स मतलब ये लाला मूसा ब्रांच से इसको हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ओके होगा, यानी कि इनकम आई है, तो ये हेड ऑफिस की इनकम है। नेक्स्ट आगे देखें, कैश पेड बाय ब्रांच डेटर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस 1500, यानी कि एक कैश था, कुछ अमाउंट थी, वो ये जो लाला मूसा ब्रांच है ना, इसके डेटर मींस इसके कस्टमर ने ना डायरेक्टली ब्रांच को सबमिट करवाने की बजाय ना, यानी कि लाला मूसा ब्रांच को सबमिट करवाने की बजाय उसने डायरेक्टली पैसे सबमिट करवा दिए हेड ऑफिस को, तो ठीक है, ये हेड ऑफिस की इनकम बन गई, सिंपल सी बात है। आगे है रिटर्न टू हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस को कुछ चीज़ें रिटर्न हुई हैं ब्रांच की तरफ से, लाला मूसा ब्रांच की तरफ से कुछ चीज़ें रिटर्न हुई हैं, तो वो भी क्रेडिट साइड की तरफ जाती हैं। ये भी इनकम ही कंसीडर की जाती है इसकी हेड ऑफिस की। तो इसकी अमाउंट क्या है, इसकी अमाउंट आपके सामने है 24,000, ठीक है। अब आगे देखें, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, कुछ ना चेक के थ्रू ना कुछ पेमेंट की थी इसने, मतलब हेड ऑफिस ने। वेजेस एंड सैलरीज थी 11,000, तो ये एक्सपेंस है, डेबिट साइड पर आएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है रेंट 3,000, तो रेंट पे किया है इसने कुहार्ट ने लाला मूसा ब्रांच का, तो ये भी एक्सपेंस है। उसके बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है 31/3/2011, कितनी, 500। अब एक बात को अंडरस्टैंड आप स्टूडेंट्स ने करना है, ये जो इंश्योरेंस हम कब तक बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ब्रांच अकाउंट 31/12, यानी कि 31 दिसंबर 2010 तक। आपके बुक में 2017 हो सकता है, ओके। तो 3 मंथ इजाफी इंश्योरेंस दी गई है, किसकी तरफ से, इसकी तरफ से ना, मतलब हेड ऑफिस की, कुहाड़ की तरफ से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले भी किसी एक आधे क्वेश्चन में आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ऊपर मैंने ये भी आपको कंसेप्ट बताया था। तब भी 3 मंथ की इजाफी इंश्योरेंस जो है ना वो पे की गई थी, वो तो रेंट था ना, ये इंश्योरेंस है। अच्छा, अब ना आगे समझते हैं। आगे इसके बाद क्या है, क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है और उसके सामने इनवाइस का लफज लिखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं, हम इनवाइस का लफज आ जाए, हमने माइनस कर रही है, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट पर लेके आना है चीज़ों को। तो इसकी अमाउंट कितनी है, इसकी अमाउंट है 15,000, और डेटर्स क्लोजिंग दिए हुए हैं वो कितने हैं, 22,500। अब देखें, यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, रीडिंग कर ली हमने। बनाना क्या है, ब्रांच अकाउंट बनाना है। अब अंडरस्टैंड करें, सर ब्रांच अकाउंट के अलावा और कोई चीज़ नहीं बनानी पड़ेगी, पिटी कैश या डेटर अकाउंट वगैरह। देखें, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है। इसके अलावा पीटी कैश ना ओपनिंग दिया ना क्लोजिंग दिया, तो इसका मतलब नहीं बनाना पड़ेगा। अच्छा, अगर एक चीज ओपनिंग भी ना दी हो, क्लोजिंग भी ना दी हो ना, तो फिर वो नहीं बनानी पड़ेगी आपको।
ये क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसे ही था कि पीटी कैश जो था ना, ना आपको ओपनिंग दिया था ना आपको क्लोजिंग दिया था। अच्छा, इसके अलावा आगे देखें, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है। जी बिल्कुल है, 29,500 जो है ना वो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर या वो कैश सेल के नीचे जो आपको नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है मेमोरेंडम डेटर अकाउंट भी नहीं बनाना पड़ेगा, जस्ट आपने सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बात कर ली इस बार। अब हम सोल्यूशन की तरफ जल्दी से मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन हम किस तरह करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्यूशन की तरफ आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप बनाएंगे ऊपर फॉर्मेट। फॉर्मेट में ब्रांच, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ब्रांच का नेम दिया हुआ था, तो हम सबसे पहले ना ऊपर लिख देंगे कि लाला मूसा ब्रांच, फिर नीचे हम ना मंथ लिखेंगे यानी कि डेट लिखेंगे जो भी हमें उसने दी है। तो मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ, ईयर आपका कुछ भी हो सकता है। मेरी क्योंकि ओल्ड एडिशन से बुक है ना, तो इसलिए मैंने 2010 लिखा हुआ है। आपकी बुक में 2017 हो सकता है। ओके, आपने बस उसी को तब्दील करना है। नीचे फॉर्मेट देखें, डेट रेफरेंस रुपीज, फिर डेट रेफरेंस रुपीज। तो आपको पता है कि जो आपकी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड पर जो 3 कॉलम आपको नजर आ रहे हैं वो डेबिट के हैं, और राइट साइड पर जो 3 कॉलम आपको नजर आ रहे हैं वो क्रेडिट के हैं। तो डेट में सबसे पहले ओपनिंग डेट लिखें 1/1/2010। आपने 2017 भी लिख सकते हैं आप। ओके, अब ना रेफरेंस के अंदर आप क्या लिखें? अच्छा सर, रेफरेंस की जगह कोई और नेम लिख सकते हैं, बिल्कुल, पार्टिकुलर्स लिख लें, डिटेल लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो पहले लिखे बैलेंस B/D, ये आपने ऐसे ही लिखना है। अब इसमें ओपनिंग चीजें लिखें, जैसे ओपनिंग स्टॉक था ना 1/1/2010 को, वो कितना था? 12,500। तो उसको चाहे इनर कॉलम में लिख दें, यानी कि ओपनिंग चीजों को चाहे इनर कॉलम में लिखकर जमा करके बाहर लिख दें, चाहे डायरेक्ट भी आप डेबिट साइड पर रुपीज के कॉलम के अंदर लिख सकते हो। तो मैंने इनर कॉलम में लिखा है, आप डायरेक्ट आउटर कॉलम यानी कि रुपीज के कॉलम में भी डेबिट साइड पर लिख सकते हो। तो मैंने लिखा 12,500 अंदर। इसी तरह ओपनिंग डेटर्स कितने थे? 12,000, दोनों को जमा करके 24,500 मैंने बाहर लिख दिया। आप इसको वैसे भी रुपीज के कॉलम में सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। फिर इसके बाद डेट आई 31 दिसंबर 2010, इसी डेबिट साइड की तरफ ही। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच कितनी थी? 40,000, 40,000। चाहे इसको डायरेक्ट बाहर लिख दें, लेकिन मैंने अंदर लिखा है, क्यों लिखा है बताता हूँ। इसमें से मैंने लेस रिटर्न कर दिए हैं, वो जो थी 2400 रुपए की लेस रिटर्न थी चीजें। आपको पता है गुड्स सेंड टू ब्रांच होती है, वो हेड ऑफिस का एक्सपेंस होता है, तो हेड ऑफिस ने इस वजह से इसको ना डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया है। और रिटर्न मैंने यहाँ से लेस कर दिया। अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ से रिटर्न नहीं लेस करना चाह रहे ना, तो आप क्या करो, आप इसको क्रेडिट साइड पर भी लिख सकते हो 2,400 रुपीज को आउटर कॉलम में, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो लेस करके चाहे लिख दो, चाहे वैसे ही क्रेडिट साइड पर लिख दो गुड्स रिटर्न को, तो कोई बात नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो 40,000 में से माइनस करें 2,400 आएगा, 37,600 आउटर कॉलम में, रुपीज के कॉलम में आपने इसको लिख दिया। आगे चलते हैं, और क्या डेबिट साइड पर चीजें आएंगी। मैंने आपको बताया था डेबिट साइड पर ओपनिंग, एक तो एसेट्स आते हैं, फिर आपके पास एक्सपेंसेस आते हैं। अब और चीजें देखते हैं। ये जो देखें एक्सपेंसेस, कुछ हेड ऑफिस ने ना कैश के बदले में किए थे। जैसे आप, मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी है कि भाई कैश के बदले में जो एक्सपेंसेस हुए हैं, उसमें सबसे पहले है वेजेस एंड सैलरीज, कितना था? 11,000। तो 11,000 ये एक्सपेंस ही है ना, जो हेड ऑफिस ने इस ब्रांच पर किया है, खर्चा किया है, यानी कि सैलरीज और वेजेस उसके वर्कर को पे की गई है 11,000 की, और उसके बदले में पैसा किसने दिया है? हेड ऑफिस ने दिया है। तो हेड ऑफिस का खर्चा आपने अपने आप को हेड ऑफिस समझना है। तो 11,000 मैंने अंदर लिखा हुआ है, चाहे सारे खर्चों को अंदर लिखकर फिर जमा करके बाहर लिख दें, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डायरेक्ट बाहर भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है? रेंट, वो कितना है? 3,000 इनर कॉलम में लिखा। फिर आगे देखिए इंश्योरेंस कितनी है? 500 इनर कॉलम में लिखा। तीनों को ऐड करके ना, तो मैंने जो है ना 14,500 बाहर लिख दिया। आप तीनों को ना 11,000 को, 3,000 को और 500 को, तीनों को आप ना रुपीज के कॉलम में भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, अब इसके नीचे देखें, इसके नीचे आपको नजर आ रहा है स्टॉक रिजर्व। ये कौन सा स्टॉक रिजर्व है, ये आप अपने माइंड में रखिएगा। मैं ना क्वेश्चन के एंड पर बताऊंगा, ये जितना भी हमने रिजर्व वगैरह लेने हैं ना इस क्वेश्चन में, वो एंड पर करेंगे। अब जरा क्रेडिट साइड पर आ जाते हैं। क्रेडिट साइड पर देखिए, आप डेट देंगे क्या? 31 दिसंबर 2010 की, 2017 आप दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? कैश सेल कितनी थी? 16,000 बाहर लिख दी। कैश सेल इनकम होती है भाई, इतनी चीजें ऐसी थी जो बेची थी कैश पर, और हेड ऑफिस को वो पैसे मिल चुके हैं, उसके बैंक अकाउंट में पैसा आ चुका है। तो 16,000 जो है ना, वो मैंने रुपीज के कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट है डेटर्स, वो जो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हुआ था कितना? 29,500, उसको भी रुपीज के कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट आगे देखें, अच्छा कुछ ऐसा था कैश जो डायरेक्टली रिसीव हुआ था। डायरेक्टली रिसीव हुआ था किससे?
ये था डायरेक्टली पेड था, हेड ऑफिस को डायरेक्टली पे किया गया था। एक कस्टमर जो था ना, उसने डायरेक्ट हेड ऑफिस को ही पैसे जमा करवा दिए थे, तो हेड ऑफिस की वो इनकम बन गई है 1500। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें, कुछ बैलेंस सी बटा डी भी आया था, जो क्लोजिंग चीजें होती हैं तो वो भी हमने क्रेडिट साइड पर लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले था क्लोजिंग स्टॉक, कितनी अमाउंट थी, उसकी अमाउंट थी आपके पास 15,000। ओके, आपने बाहर लिख दी। नेक्स्ट आ गया क्लोजिंग डेटर्स, वो कितने थे, 22,500, ये भी आपने बाहर लिख दिए। अब आ जाए जरा ना, इसके नीचे एक चीज लिखी हुई है स्टॉक रिजर्व। अब ना वो मैं ना, ये स्टॉक रिजर्व ये वाला, इसके नीचे देखें गुड्स सेंड टू ब्रांच रिजर्व, ये भी बना हुआ है, और डेबिट साइड पर देखें एक और है स्टॉक रिजर्व। अब इन तीनों की मैं बात करने लगा हूं, बस आपका क्वेश्चन जस्ट खत्म होने लगा है। ठीक है, देखें, बात को अंडरस्टैंड करना। अच्छा, स्टॉक रिजर्व से पहले ना, सॉरी, ये ऊपर इंश्योरेंस बताना आपको भूल गया हूँ, ये ज़रा इसको देख लेते हैं ना। ये भी इंश्योरेंस जो है ना, इसके ऊपर भी उसने हमें कहा हुआ था कि इंश्योरेंस ना 3 मंथ की ज़्यादा दी थी, यानी कि अप टू 31 मार्च 2011 तक की इंश्योरेंस ना पे की गई है, पे की गई थी। तो 3 मंथ की इजाफी इंश्योरेंस दी है, तो क्या होगा, ये भी हेड ऑफिस की इनकम होगी, इसको क्रेडिट, सॉरी, लायबिलिटी होगी, इसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कैसे, देखें, वो इस तरह कि आपने ये करना है, अमाउंट थी उसकी 500, इसकी इंश्योरेंस की ना, उसको डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं और 3 मंथ ज्यादा दी थी, तो मल्टीप्लाई 3 करें तो 125 रुपीज आपने इसको आउटर कॉलम में लिख देना है। ओके हो गया। अब इसके नीचे जो चीजें हैं वही है आपके पास, जो हमने रिजर्व्स बनाने हैं। तो याद रखना, पहली बात तो अपने माइंड में रखो, रिजर्व हमेशा बनता है किसका, गुड्स का चीजों का रिजर्व बनता है। क्योंकि आपने ये देखना है कि भाई ये जो ब्रांच है ना, ये ब्रांच को मतलब हेड ऑफिस ने ये देखना है कि इस ब्रांच को मैंने चीजें तो 25% ऐड करके फिर इनको मैंने चीजें बेची थी, यानी कि 1000 की चीज थी, तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को दी थी 1500 की, और ब्रांच ने आगे उसको 16, 17, 1800 या 2000 या जितने का भी बेचा, उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन हेड ऑफिस ना 1500 पर जो जितनी भी चीजें इसने सेंड की थी ना, हेड ऑफिस ने गुड्स, इसको ब्रांच को, हेड ऑफिस ने 1500 के हिसाब से कभी भी अपना प्रॉफिट नहीं निकालना, वो प्रॉफिट इसका थोड़ा आएगा। तो ये एक्चुअल एक्चुअल बनी कितने की थी, हेड ऑफिस को वो पता है वो कितने की बनी थी। तो हेड ऑफिस ने क्या किया, हेड ऑफिस ने कहा कि भाई मैंने 20%, जब भी चीज मैंने दी है ना, मैंने 20% ज्यादा रेट लगा कर ना फिर ब्रांच को सेंड किया था हर चीज को। तो उसने अब 20% जो है ना वो माइनस करना है हर चीज में से। तो चीज 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 का क्या मतलब होता है, यानी कि स्टॉक्स, ये भी स्टॉक जो है, ये भी क्या चीजें हैं, चाहे ओपनिंग है चाहे क्लोजिंग है, चाहे या गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये भी चीजें हैं, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये भी चीजें हैं। तो जितने भी आपके क्वेश्चन में चीजें आएंगी ना, चीजों के रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज आएंगी, तो आपने उनको क्या करना है, उनका रिजर्व बनाना है। तो सबसे पहले तो ओपनिंग जो स्टॉक होगा उसका रिजर्व क्लोजिंग साइड पर बनेगा, यानी कि क्रेडिट साइड पर बनेगा, और क्रेडिट साइड पर जो होएगी स्टॉक वाली, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक होगा, इसका आप रिजर्व डेबिट साइड पर बनाएंगे। तो सबसे पहले ना, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी थी, वो थी आपके पास 12,500। तो आपने क्या किया, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125। 125 क्यों करना है, क्योंकि भाई हमने 100 रुपए की चीज 125 रुपए की करके दी थी हेड ऑफिस ने ब्रांच को, तो अब हेड ऑफिस ने उसी हिसाब से उसके अंदर डिक्रीज करना है ना, कमी करनी है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया 25 से, डिवाइड किया इसको 125 से, तो अमाउंट आती है आपके पास 2500। तो ये आपने रुपीज के कॉलम में लिख दिया, यानी कि जो 12,500 की जो चीज थी ना, जो हेड ऑफिस ने चीजें ओपनिंग स्टॉक भेजा था इसको ब्रांच को, वो 12,500 का नहीं था, वो एक्चुअल में 10,000 का था, क्योंकि उसमें से 2500 जो है ना वो लेस कर दे तो 10,000 का बनता है। तो लेकिन उसको हेड ऑफिस ने ब्रांच को बताया था, नहीं भाई ये 12,500 की है। ओके, इसी तरह अब आ जाए, गुड्स सेंड जो की थी, वो जो 40,000 में से हमने माइनस किया था 2400 को, तो आया था ना 37600, 37,600। तो आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर भी रिजर्व मेंटेन करना है। कैसे, मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड 125। तो अमाउंट आएगी 7520।
तो ये आपने क्या किया, इसका रिजर्व यहाँ पर मेंटेन कर लिया। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट्स ने गुड्स सेंड टू ब्रांच 40,000 लिखा हो डेबिट साइड पर और रिटर्न 24,000 लिखा हो क्रेडिट साइड पर, तो याद रखिएगा आप फिर क्या करेंगे, 40,000 का रिजर्व क्रेडिट साइड पर बनाएंगे। उस सिचुएशन में आप करेंगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, तो उसकी अमाउंट आप क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। और इसी तरह गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस जो कि 2400 आपने लिखी होगी क्रेडिट साइड पर, जब इसका रिजर्व बनाएंगे ना तो आपने क्या करना है, इसकी अमाउंट को डेबिट साइड पर लिखना है, यानी कि तब आप करेंगे 2400 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, तो उसकी अमाउंट आप डेबिट साइड पर लिखेंगे। और याद रखना गुड्स सेंड टू ब्रांच इसका भी रिजर्व बनाया जाता है, और जो चीजें रिटर्न हो जाती है ना हेड ऑफिस को उसका भी रिजर्व बनाया जाता है। ये अपने माइंड में रखना बात। ओके हो गया। अब ना डेबिट साइड की तरफ आ जाओ। डेबिट साइड पर अब हमने क्रेडिट साइड पर हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका रिजर्व बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा। तो डेबिट साइड पर आपने लिखा रिजर्व स्टॉक रिजर्व, अमाउंट लिखी 15,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, तो इसकी अमाउंट जो आती है ना वो आती है, वो आएगी आपके पास 3,000, तो वो आपने रुपीज के कॉलम में लिख देना है। तो ये आपने रिजर्व्स भी मेंटेन कर लिए, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है। तो जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 94645। ये बड़ी अमाउंट आएगी डेबिट साइड से। आपने इस दोनों इस अमाउंट को ना दोनों साइड्स पर लिख लेना है 94645 को। अब क्रेडिट साइड की इस अमाउंट में से 94645 में से आपने माइनस करना है डेबिट साइड की तमाम अमाउंट्स को, तो आपके पास प्रॉफिट आएगा। यानी कि अगर कैलकुलेटर से आपका जवाब पॉजिटिव में आ गया तो समझ लेना प्रॉफिट है। तो आपने लिखना है जर्नल ब्रांच प्रॉफिट, या कुछ भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऑफ ब्रांच लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। खाली प्रॉफिट लिख दें या ब्रांच प्रॉफिट लिख दें, या जो मैंने वर्ड या लाइन यूज की है इंग्लिश की वो लिख दें, तो प्रॉफिट आया आपके पास 15045। ये आपके पास क्या आ गया, यानी कि ये हेड ऑफिस के पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया इस ब्रांच के रिलेटेड। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसका फर्दर क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।